Hi everyone, welcome to Career Talks. From today onwards, we will start a new session, PIB analysis. If you are new on our channel, you can subscribe our channel uh, to get the more information. You can get the PDF from our the description box. Okay. तो सबसे पहले आज हम 24 दिसंबर की PIB का एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले हम उसका प्रीव्यू देख लेते हैं. प्रीव्यू पे जो 6 PIBs है, जो मैंने ऊपर जो 6 PIBs जो हमारे प्रीव्यू में दिए, ये हमारे यूपीएससी मेंस जो GS3 का सिलेबस है उसको कवर करती हैं. देन द हेल्थ के लिए जो 2 PIB हैं वो हेल्थ जो क्राइटेरिया है उसको कवर करती हैं. देन उसका GS2 का हमारा जो सिलेबस है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, उसे कवर करती है हमारी 3 PIB. तो हम आज इन सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी PIBs हैं हम उसका एनालिसिस करेंगे. तो सबसे पहले PIB हमारी है प्रधानमंत्री टू रिलीज अ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अंडर द पीएम किसान योजना ऑन 25 दिसंबर. 25 दिसंबर को हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स जो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसे रिलीज करेंगे. द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज मोर देन 18,000 करोड़ रुपीज टू मोर देन 9 करोड़ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज. जिसमें हम पीएम किसान की जो योजना हम उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में देख लेते हैं. जो पीएम किसान योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर. ओके. इसका एम क्या है? पीएम किसान स्कीम एम टू supplement the financial need to the small and marginal farmers, and it anticipate the farm income at the end of each crop cycle. The third one is it protect the small and marginal farmers from falling the clutches of the money lenders. Okay. Then the जो क्राइटेरिया क्या है, जो पीएम किसान का क्राइटेरिया क्या है कि एक फैमिली के पास क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए. द स्मॉल मार्जिनल जो फार्मर्स लैंड holders farmer family is defined as a family comprising of husband, wife and minor children who collectively own cultivate land up to 2 hectare as per land record on the concerned state and यूनियन टेरिटरीज. ओके. तो ये था एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का. देन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ द पीएम किसान स्कीम इज अंडर दिस स्कीम a direct payment of 6,000 per year will be transferred in 3 equal installment of rupees 2,000 each every 4 months into the Aadhaar seeded bank account of eligible landholding small marginal families. Okay. The fund will be transferred to the bank account of their beneficiaries. Okay. For availing benefit under the scheme, Aadhaar card is which is mandatory. Okay. Then इसमें मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम, इस स्कीम को मॉनिटर कौन करता है उसको हम देख लेते हैं. जो फॉर द इफेक्टिव रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम अ पीएमयू, एक पीएमयू एट अ सेंट्रल लेवल जिसको सेटअप किया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर. ओके. द पीएमयू इज हेडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विच shall also undertake publicity campaign like information, education and communication. Okay. A stratified review of monitoring mechanism at national, state and district level. Okay. Then at national level, there will be a monitoring committee headed by a cabinet secretary. A state government shall also notify the monitoring committee at the state and district level. Then हम स्कीम एक्सक्लूजन देख लेते हैं. जो किन लोगों के लिए जो पीएम किसान स्कीम है वो उन लोगों के लिए एक्सक्लूड किया गया है. द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द हायर इकोनॉमिक स्टेटस shall not be eligible for benefit under the scheme. Okay. So सबसे पहला है the all institutional landholders. The second one is farmer families which belong to one or more of the following categories. Okay. तो इसमें कैटेगरीज कुछ डिफाइन की गई हैं, वो यहाँ पर रिटर्न है. सबसे पहली कैटेगरी है फॉर्मर एट द प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. देन द फॉर्मर प्रेजेंट एंड मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर और फॉर्मर present member of Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly, etc. You can read from this PDF. ओके. तो ये सारी जो क्राइटेरिया है यहाँ पर जो इनको एक्सक्लूड कर दिया गया. ओके. द फार्मर फैमिलीज विच बिलोंग टू वन और मोर फॉलोइंग कैटेगरीज. ओके. एंड ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, इनको इस स्कीम से एक्सक्लूड किया गया. तो आप इस जो एक्सक्लूजन है, जो स्कीम के एक्सक्लूजन है, आप उसको यहाँ पर से रीड कर सकते हैं. देन द सेकंड पीआईबी जो रिलीज हुई है 24 दिसंबर को, वो है सक्सेसफुल मैडन लॉन्च ऑफ MRSAM. ओके. जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पीआईबी को रिलीज किया. तो इसमें हम MRSAM के बारे में रीड करेंगे. द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन टुडे विद अ मैडन लॉन्च ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. ओके. ये कहाँ से लॉन्च हुई है? लॉन्च फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द ओडिशा अराउंड 600 आवर्स. ओके. द मिसाइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अ हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट विच वाज making an aircraft with a direct hit. To know about चलो
टू नो अबाउट द MRSAM. ओके, तो MRSAM के बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्मी वर्जन ऑफ MRSAM इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई है, बाय द DRDO ऑफ इंडिया एंड द AIA Israel फॉर यूज ऑफ द इंडियन आर्मी. ओके, MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शनल रडार एंड द मोबाइल लॉन्चर सिस्टम. द नंबर ऑफ रेंज इंस्ट्रूमेंट सच एज, इसमें जो रेंज इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से उसमें है, जो रडार है, टेलीमेट्री है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग एंड द सिस्टम्स और डिप्लॉयड. तो ये था, ये जो PIV सक्सेसफुल हुआ ये था. इस PIV में इतने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने कवर किया है. देन द थर्ड PIV जो जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर रिलीज हुई वो हुई है MSP ऑपरेशन ड्यूरिंग द खरीफ मार्केटिंग सीजन. इसमें जो ऑनगोइंग द खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021 गवर्नमेंट आर कंटिन्यूज टू buy or procure a Kharif 2021 crop at its MSP from the farmers as per existing MSP schemes. इस पे हम MSP के बारे में देखेंगे, MSP के स्कीम्स के बारे में देखेंगे एंड PIV में क्या डाटा दिया है हम उसको इसमें यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहले PIV का डाटा देखते हैं. PIV का यहाँ पर डाटा दिया है कि पैडी प्रोक्योरमेंट शोज अ इंक्रीज ऑफ 23.16% ओवर द लास्ट ईयर से जो पैडी का जो प्रोक्योरमेंट है वो 23.16% इंक्रीज हुआ है. तो मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन KMSs सबसे पहले है पंजाब के बाद देन हरियाणा, देन उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड देन उड़ीसा. ओके, तो बेस्ड ऑन द प्रपोजल फ्रॉम द स्टेट approval was accorded for the procurement of 51.66 lakh metric ton of the pulses and oilseed of खरीफ मार्केटिंग सीजन. सो इसमें जो कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने प्रपोजल दिया था कि सर कुछ प्रपोजल दिया था, तो उस प्रपोजल्स को सेंटर ने अप्रूव किया है. अप्रूव करने के बाद जो पल्सेस एंड ऑयल सीड का जो प्रपोजल था वो अप्रूव हो गया है. देन द फॉर 2020 अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड then the further sanction of procurement of 1.23 lakh metric ton of copra. The copra क्या एक तरह का perennial crop है फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, उसे भी अप्रूव कर दिया गया है. कोपरा क्या है? कोपरा को देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है. कोपरा क्या? कोपरा इज द ड्राइड मीट ऑफ और कर्नल ऑफ द कोकोनट विच इज द फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाम. ओके, जिसका साइंटिफिक नेम कोकोस न्यूफेका है. ओके, कोकोनट ऑयल इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द कोपरा मेकिंग इट एन एग्रीकल्चर कमोडिटी फॉर मैनी कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. देन कोपरा मिल क्या है? कोपरा जो है, कोपरा मिल इज यूज्ड एज fodder for the horse and cattle and it has high oil and protein in copra meal and has been a heat treated and provide a source of high quality protein for cattle, sheep, deer. Because इसमें इतना high quality protein क्यों होता है? Because it does not break down into the rumen. Okay, then अब इस पे हम MSP के बारे में देख लेते हैं. यहाँ पर जो दिया हुआ था कि यहाँ पर दिया हुआ है कि लास्ट जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पैडी के, देन उस पर अब MSP जो PIB में रिलीज हुआ था कि अंडर द MSP प्राइस, तो उस पर हम यहाँ पर MSP के बारे में देख लेते हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फॉर्म ऑफ अ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइस. ओके, देन इसमें सेकंड पॉइंट है MSP पे कि द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस. तो आपको पता होना चाहिए कि जो MSP है, MSP जो डिसाइड होती है किसके द्वारा डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ CAPC. MSP is a price fixed by government of India to protect the producer farmer against the excessive fall in price during the bumper production year. तो ये थे MSP क्या होती है. देन उसके बाद द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर गारंटीड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो MSP का जो प्राइस होता है वो फार्मर्स के लिए एकदम गारंटी प्राइस होता है कि उतने में ही आपको बेचनी है. ओके, क्रॉप्स कवर्ड अंदर द MSP, कितने क्रॉप्स है जो अभी कवर्ड किए गए हैं MSP के अंदर? देयर आर गवर्नमेंट अनाउंसेस द MSP फॉर 22 मैंडेट क्रॉप्स एंड फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन. ओके, FRP है शुगर केन के लिए. द 22 मैंडेट क्रॉप्स हैं जिस पे MSP गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. द मैंडेटेड फ्रॉम 22 क्रॉप्स, द मैंडेटेड क्रॉप्स आर 12 क्रॉप्स फ्रॉम खरीफ सीजन एंड 6 रबी क्रॉप्स एंड 2 अदर कॉमर्शियल क्रॉप्स. In addition, the MSP of Toria and de-husked coconut are fixed on the basis of MSP of
rapeseed और mustard and copra respectively. Okay, the list of crops are as follows. तो देखिए आप सैरल जो है, सैरल में 7 क्रॉप्स होते हैं. सैरल के 7 क्रॉप्स हैं यहाँ पर. पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी. पल्सेस में ग्राम, अरहर या तुअर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल. इस तरीके से ऑयल सीड है. फिर रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डीहक्स कोकोनट, सुगर केन, देन वर्जीनिया फ्लूट, कर्ड, टोबैको. ओके, अब जो एमएसपी है, एमएसपी यहाँ पर 22 क्रॉप्स के लिए है. जो शुगर केन है, शुगर के लिए एक प्राइसिंग पॉलिसी होती है, उसको हम देख लेते हैं. व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी फॉर द शुगर केन? ओके, द प्राइसिंग ऑफ शुगर केन इज गवर्न्ड बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 which is issued under the Essential Commodities Act of 1955. Okay, prior to 2009 to 10 sugar season, central government was fixing the statutory minimum price SMP of sugarcane, and farmer were entitled to share the profit of sugar between 50-50 basis. As the sharing क्या हुआ, जैसे as the sharing of the profit remain unimplemented, the sugarcane control order 1966 was amended in October 2009, and the concept of SMP, the statutory minimum price, was replaced by the FRP. तो होप आपको समझ में आया होगा कि FRP किस तरीके से शुगर केन में आया. पहले SMP था, देन FRP आया. ओके, fair and numerator price. State also announces a price called the state advisory price, which is usually higher than the SMP. Okay, what are the determination of MSP? जो रिकमेंडेशन देती है, जो कमेटी रिकमेंडेशन देती है कितना एमएसपी सेट करना है किसी के लिए, तो उसके लिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है वो देख लेते हैं. व्हाट आर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एमएसपी? दीज आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इनपुट प्राइजेस, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइजेस, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल cost structure, effect on cost of living, effect on general price level, international price situation, parity between prices paid and prices received by the farmers. And the commission makes use of both micro level data and the aggregate at the macro level data and aggregate at the level of state, district and in the country for MSP. Okay, then देखिए यहाँ पर जो CAPC है, जो CAPC recommend MSP for 22 crops and fair numerative for sugarcane. ओके, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो CACP है वो सारे जो क्रॉप्स है उनका वो नहीं देती रिकमेंडेशन, सिर्फ 22 क्रॉप्स है, रिकमेंड्स 22 क्रॉप्स एंड द sugarcane. Okay, apart from the sugarcane, for which FRP is declared by the Department of Food and Public Distribution, 22 crops are covered under MSP. Okay, MSP के अंदर जो शुगर केन को छोड़ के 22 क्रॉप्स जो उसके अंदर कवर किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग और अद्वार. You can read from here or you can download the PDF, then you can read. Then in addition to the MSP of Toria and de-husked coconut is fixed by the department on the basis of MSP of rapeseed and mustard, जैसे मैंने आपको बताया. ओके, देन हमारी जो तीसरी PIB वो क्या है? ईयर एंड रिव्यू 2020 डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज. ये जो PIB रिलीज हुई है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज से रिलीज हुई है. इस फिशरीज में इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फिशरीज सेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द पावरफुल इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एज इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ subsidiary industries and is a source of cheap and nutritious food. Okay, at the same time it is an instrument of livelihood for a large section of economic backward population of the countries. ओके, आप कुछ चीज़ें जो PIB में तो कुछ चीज़ें आप नोट कर सकते हो, आपकी मीन्स के सिलेबस में रिटर्न करने के काम आ सकती है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे फिशरीज इज द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी to a large population of the country, besides providing income and employment to more than 28 million people. Okay, then हमारी इंडिया के रैंक क्या है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 7.56% of global producing and contributing about 1.25% to the country gross value added and over 7.28% to the agriculture GVA. Okay, fisheries and aquaculture continue to be an important source for food, nutrition, livelihood and etc. Okay, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने बोला है द गवर्नमेंट हैज इमेंस पोटेंशियल टू डबल द फिश फार्मर इनकम बाय 2022. Okay, then
फिशरीज़ को सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 2018 में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ फंड जो एलोकेट किया था। वो फंड ₹7550 करोड़ फॉर सेटिंग अप एंड डेडिकेटेड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एंड जो फंड है, द फंड हैज़ अ पोटेंशियल टू बेनिफिट ओवर 4 मिलियन मैराइन एंड इनलैंड फिशर्स, स्पेशली वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, weaker section due to availability of modern infrastructure and added value of produce. Okay, जो FIDF है, FIDF will provide concessional finance to state government, union territories, state entities, cooperative, etc. for the development of fisheries infrastructure facility both in marine and inland fisheries sector. तो ये जो फंड है वो एलोकेट किस लिए हुआ था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं। देन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू बी फंडेड under the FIDF will be broadly cover development of फिशिंग हार्बर या फिशिंग लैंडिंग सेंटर्स। जो एलोकेट किया गया था फंड वो किस लिए किया गया था, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए किया गया था, फिश फीडिंग मेजरमेंट, केज कल्चर इन द रिजर्वायर, इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। देन द फंड, जो फंड है वो किस किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा, इट विल फिल द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन द फिशरीज सेक्टर, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट opportunity to the rural population in fishing and allied activities, and it contribute towards enhancement of fish and production productivity, and it offers a manifold benefit, and it fulfill the requirement of tapping the full fisheries potential and achieving the vision given by the honorable prime minister for doubling the farmer income. Okay, and then the fund जो है, the fund will be created in collaboration with NABARD, NCDC and a specified commercial bank. Okay, the National Fisheries Development Board will be the nodal implementation agency for all the coordination of FIDF. Okay, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि FIDF की नोडल एजेंसी कौन है, तो आप बता सकते हैं कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, देन जो हमारा 4th PIB है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने रिलीज की है, श्री धर्मेंद्र प्रधान says India is an attractive investment destination for the energy sector. इसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, हमारे पेट्रोल नेचुरल एंड स्टील के श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा इंडिया इज करंटली यूजिंग ओनली 6% ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरी एनर्जी व्हाइल द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द एनर्जी इज स्टिल 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। तो होप आप समझ पा रहे हो कि इसमें जो एनर्जी सेक्टर के बारे में हमारे इंडिया ने अभी तक कितनी ग्रोथ किया एनर्जी सेक्टर में, उसके बारे में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस स्टील को, उन्होंने यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के बारे में बताया कि हमारे इंडिया ने कितना ग्रोथ कर चुका है, एंड इंडिया इज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर द एनर्जी सेक्टर। इसमें एनर्जी सेक्टर के बारे में हमारे इंडिया ने कितनी ग्रोथ की उसके बारे में बताया गया। रिसेंटली देखिए यहाँ पर लिखा, रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट्स ऑफ मैनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड एजेंसीज हैव एस्टिमेटेड दैट the world's total primary energy demand would increase at less than 1% per annum till 2040. On the other hand, यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि इंडियाज एनर्जी डिमांड would grow at about 3% per annum till 2040. Okay, then Sridham said that India took a leadership in pledging to adopt energy efficiency and move towards a green power such as solar and wind. फिर उन्होंने कुछ स्टैटिक्स बताए हैं कि इन लास्ट 6 ईयर इंडिया हैज़ इंक्रीज द रिन्यूएबल पावर पोर्टफोलियो फ्रॉम 32 गीगावाट टू ऑलमोस्ट 100 गीगावाट। ओके, वी आर ऑन अ ट्रैक टू अचीव अवर गोल टू 175 gigawatt. It's a gigawatt of renewable energy capacity by 2022, and have scaled our target to 450 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. Okay, he also mentioned about the success in the reduction of greenhouse gas emission by 23 million ton annually by the LED bulb distribution and LED street lighting national program. Then Sri Pradhan said that in order to enhance the energy availability and accessibility, we are working towards an one nation one gas grid structure through addition of approximately 17,000 kilometer of gas pipeline in eastern and northeastern part of the country. उन्होंने पूरे एनर्जी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है उसके बारे में उन्होंने बात की है। देन यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर कहते हैं, यूनियन मिनिस्टर डिस्क्राइबिंग एन इंडिया एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर द एनर्जी सेक्टर। श्री प्रधान टॉकिंग अबाउट बूस्टिंग रूरल economy, he mentioned about the waste to wealth generation under the sustainable alternative towards affordable transportation initiative, and
उन्होंने उन्होंने बोला है कि वी आर सेटिंग अप अ 5000 compressed biogas plant by 2024 with a production target of 15 MMT and an investment of about $20 billion. Okay, then the the investor ensuring access to clean cooking fuel has been at the core of Modi government development strategy for empowerment and ease of living. उन्होंने कुछ फिर से स्टैट्स दिए कि इन द लास्ट 6 year LPG landscape had changed dramatically. LPG cover in India has been seen a remarkable surge from the 55% in 2018 now more than 98%. LPG in India through Pradhan Mantri Ujjwala Yojana has become instrumental for ending energy like poverty, social upliftment, and it's a catalyst of social change. And the Blue Flame Revolution has unleashed a movement for women empowerment. Okay. देन यहाँ पर इस पर उन्होंने फिर एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात किया। एनर्जी सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटजी उसके बारे में बात की है, तो उन्होंने फिर यूनियन मिनिस्टर ने बोला है कि वी हैव अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ कंप्लीटली फिलिंग all the strategic petroleum reserves this year with a total capacity of 5.33 MMT constructed at Visakhapatnam, Mangalore and Podor, and we have initiated the process of establishing another 6.5 MMT commercial cum strategic petroleum storage facility at 2 locations, which one is Chandikol and second one is Podor under the public-private partnership model. ओके देन हमारी जो अगली पीआईबी वो है ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स मीट बिगिन एट IISF 2020. Union Minister of Science and Technology and Ministry of Home and Family Welfare Dr. Harshvardhan inaugurated the Global Indian Scientist Technocrat Meet, which is an organized part of IISF. IISF means International Science Festival 2020. Dr. Harshvardhan observed that India is blessed with a large number of science tech and diaspora spread across the globe who are not only contributing to the progress of country their side, but to share their knowledge experience for accelerating the pace of development of India using the appropriate engagement and opportunities. Then Dr. Harshvardhan expressed that satisfaction that GIST यहाँ पर जो GIST means inaugurated the Global Indian Scientists and Technocrats. So Dr. Harshvardhan expressed satisfaction that the GIST meet would enable developing long-term linkages for creating and effectively applying science and tech tool for sustainable development, particularly in the rural sector. तो उन्होंने यहाँ पर साइंस एंड टेक को किस तरीके से प्रमोट किया है, देन उन्होंने रूरल सेक्टर पे किस तरीके से ग्रोथ के लिए उन्होंने गिस्ट को इनॉग्रेट किया है. ओके, देन उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. डॉक्टर वर्धन हाईलाइटेड द वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द कनेक्ट विद इंडियन साइंस एंड टेक डायस्पोरा such as Vaibhav Summit, which was collectively organized by several scientific department, ministries and councils, and another initiative from CSI to engage with diaspora, which is Prabhas, our national digital platform. Then GIST जो meet है has participants from the several countries including USA, UK, Qatar, Angola, then Australia, Switzerland, and of course India. ठीक है. This meeting involves students, teacher, professor, engineers, and many other. Okay. तो ये था GIST के बारे में. GIST के बारे में जो हमारा जो हेल्थ का जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इशूड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर epidemiological surveillance and response in the context of new variant of SARS-CoV-2 virus detected in United Kingdom. यूनाइटेड किंगडम में जो SARS-CoV डिटेक्ट हो उसके बारे में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने कुछ SOP फॉलो किया और उसके बारे में कुछ कहा है. सबसे पहले कि a new variant of SARS-CoV-2 virus has been reported by the government of UK to WHO. This variant estimated by the European Center for Disease Control and to be more transmissible and affecting the younger population. And जो ये variant है, this variant is defined by a set of 17 changes or mutation. उसमें से जो important एक mutation वो क्या है, one of the most significant is an N51Y mutation in the spike protein that a virus in the spike protein, and the virus used to bind to the human ACE2 receptor, and changes in the part of the spike protein may result in the virus becoming more infectious and is spreading more easily between the people. यहाँ पर हम देख लेते हैं ACE2 receptor क्या होता है. ACE2 is a protein on the surface of many cell types. It is an enzyme that generates small protein
and by cutting up the larger protein angiotensin, and that then go on to regulate functions in the cell. Okay, ACE2 receptor, the protein provides the, जो ACE2 receptor एक तरह का प्रोटीन है, and the protein provides the entry point for the coronavirus to hook into and infect a wide range of human cells. Okay, using the spike-like protein on its surface, the SARS-CoV-2 virus binds to ACE2 receptor like a key and being inserted in the lock and prior to entry and infection of cell. Okay, so then the another question is where in the body is it found? So ये कहाँ पे पाया जाता है? ACT is presently in many cell type, present in mainly cell types and tissues including lungs, heart, blood vessels, kidney, liver, etc. And it is present in epithelial cells which line certain tissues and create a protective barriers. Okay. The exchange of oxygen and carbon dioxide between lungs and blood vessels occur across this epithelial lining in the lungs. Okay, the AC2 is present in the epithelium, in the nose, mouth, and lungs, and the exchange of oxygen and carbon dioxide between the lungs and blood vessels occur across this epithelial lining in the lungs, and AC2 is present in epithelium in the nose, mouth, and जिसका कारण क्या होता है? कोरोना वायरस होता है, जिसके कारण जो कोरोना वायरस है और तरीके से अफेक्ट करता है. ओके, तो ये एक मेजर रीज़न था. देन व्हाट इज़ द नॉर्मल रोल ऑफ AC2 प्ले इन द बॉडी? देन अब देखेंगे कि जो AC2 एक हमारे बॉडी पे एज अ नॉर्मली क्या रोल प्ले करता है. AC2 इज़ अ वाइटल एलिमेंट इन द बायोकेमिकल पाथवे एंड दैट इज क्रिटिकल टू रेगुलेटिंग प्रोसेस सच एज ब्लड प्रेशर, ward healing, inflammation, and it is called as the renin-angiotensin aldosterone system pathway. Okay, where the when the SARS-CoV-2 virus bind to AC2, it prevent AC2 from performing its normal function and to regulate ANG second signal. ओके, सो इसमें क्या किया है, जो यूनाइटेड किंगडम में जो नया जो वायरस पाया गया है उसके अकॉर्डिंग फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इशूड SOP फॉर द epidemiological surveillance and response for the same, and the standard operating procedure, the SOP फिर एक तरीके से फॉलो की गई है, that for the all international passengers who have traveled or transit through the UK in the past 4 weeks from 25 November 23 नवंबर उन लोगों के लिए एक प्रॉपर SOP फॉलो की गई है. ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं. द नेक्स्ट जो PIB हमारी है, द IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद अनाउंसेस लॉन्च ऑफ कोविन सिस्टम. कोविन सिस्टम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने अनाउंस द लॉन्च ऑफ कोविन. कोविन इज अ ग्रैंड चैलेंज फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क. कोविन का फुल फॉर्म क्या है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम. ओके, इट इज़ एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म and to be used to effectively roll out and scale up the mechanism for COVID vaccine distribution system. ये कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक तरह का कोविन सिस्टम बनाया गया है. ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Okay, Union Minister Ravi Shankar Prasad said that India innovators have played a crucial role in order to fight with COVID-19, and he invited innovators and startup for a grand challenge to strengthen a COVID platform for rollout of COVID-19 vaccination program across the India. Okay, then for हम आ जाते हैं GS2 के सिलेबस में. GS2 के सिलेबस में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो विच इज चेयर्ड बाय द PM ऑफ आवर इंडिया Sri Narendra Modi, has today approved a major and transformative changes in the centrally funded scheme post matric scholarship to students belonging to the scheduled caste to benefit more than 4 crore SC students in the next 5 years so that they can successfully complete their higher educations. ओके, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो किए गए हैं किस स्कीम में? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में. इसमें क्या हुआ? द कैबिनेट हैज approved a total investment of rupees 5,948 crore for which central government would spend rupees 35,534 crore at
60%, okay, इस अमाउंट का 60%, एंड द बैलेंस वुड बी स्पेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड ये जो अमाउंट जो हुआ है एंड जो ये ट्रांसमिटरी जो चेंजेस हुए हैं पोस्ट मैट्रिक, इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कमिटेड लायबिलिटी सिस्टम एंड ब्रिंग्स अ ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द क्रूशियल स्कीम. Okay, the central government is committed to give a big push and further impetus to this effort so that the higher education of SC would reach up to the national standard within the 5 year. The post matric scholarship scheme for the SC allow student to pursue any post matric course starting from class 11th and onwards with the government meeting the cost of fund. Okay, then the another one is the scheme will run on an online platform with a robust cyber security and measure the would also assure transparency, accountability, efficiency without any delays. And the focus of scheme would be on enrolling the poor children, timely payment, comprehensive accountability, and continuous monitoring and total transparency. Okay, then the last one is the state will undertake a full proof verification of the eligibility, caste status, Aadhaar identification, and bank account details on the online portal. Okay, and the transfer of the financial assistance to the student under the scheme called via DBT, direct benefit transfer mode, and preferable using the Aadhaar enabled payment system. Okay, then the monitoring mechanism will be further strengthened through the conduct of social audit. जो स्कीम की जो मॉनिटरिंग सिस्टम हो क्या किस तरीके से वर्क करेगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म विल फर्दर स्टैंड थ्रू द कोड ऑफ कंडक्ट, एनुअल थर्ड पार्टी एवल्यूशन, हाफ ईयरली और सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द ईच ऑडिशन. Then there is a need for increased seat for women in engineering and technical institution to encourage the women scientist and technologist. Okay, तो इस पे बताया गया है यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो एक PIB जो रिलीज हुई है, यहाँ पर बताया गया कि जेंडर पैरिटी जो है एक तरह का ग्लोबल कंसर्न है एंड वर्ल्ड वाइड कंट्रीज आर एक्नॉलेजिंग द ड्रॉबैक ऑफ जेंडर इम्बैलेंस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इट इज़ द वन ऑफ द मेन पिलर फॉर द अचीविंग द सेल्फ रिलायंस in the gender equality. Okay, by including more women in science, tech and innovation, it will help for the gender equality. That's why बहुत सारे जो बहुत सारे जैसे तेलंगाना के गवर्नर हैं उन्होंने इस चीज़ को बोला कि there is a need for increased seat for women in engineering and technical institutions. Okay, so to discuss the stats and challenges and the way forward, a specific event has been designed under in the IIF Indian International Science Festival, and वो डिस्कस जो टॉपिक का नाम क्या था, वुमेन साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव. ओके, द तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलशैया Soundararajan said that in achieving the goal of Atmanirbhar Bharat, the self-reliant India, the role of women is very important. She pointed out that in our country, the presence of women workforce is mirage in science and entrepreneurship. She said that the women have the capability to transform the employment scenario in the country, and women-owned enterprises have potential to create 150 to 170 million new jobs. She emphasized that the need of increasing seat for women in engineering and technical institutions and more number of fellowship to encourage women scientists and technologists. So जो ये PIB रिलीज हुई है, इस पर पूरी वुमेन को किस तरीके से इंकरेज करें, दैन जो जेंडर पैरिटी है जो ग्लोबल कंसर्न है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति ईरानी in her address said that the number of women scientists in India is also very low and it need to be increased, and various government scheme has been initiated to motivate women to enter in the field of scientific research. She added the program like IISF motivate and attracts the women towards the science, technology, innovation and entrepreneurship. Okay, hope you will understand the video. If you have any query, comment on us. So today is our first video on the PIB analysis. You can get the PDF from our description box. Okay, and if you are new on our channel, subscribe our channel and comment your query below. Thank you.